बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट के रिलेटेड आपको लेक्चर दूं। इसमें हम अब चैप्टर नंबर 9 पे हैं। चैप्टर नंबर मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस फाइनेंस का जो चैप्टर नंबर 8 तक वर्किंग कैपिटल तक था उनका था, तो वो हमने कोर्सेज अपने मुकम्मल कर लिए। और आज से जो जो कोर्स चलेंगे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर किसी के बिजनेस फाइनेंस में भी हैं तो वो भी इसको पढ़ सकता है, लेकिन नहीं तो मोस्टली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें ये कोर्स आउटलाइन में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के आ रहे हैं। लेकिन हम तो कैरी ऑन सारे फाइनेंस को कर रहे हैं, तो आप उसमें जिसमें आपका आ रहा है वो आपके कोर्स आउटलाइन में है, या वैसे फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो आप इसको कैरी ऑन करेंगे। जो सीए के स्टूडेंट हैं, आईसीएमए के हैं, बीएस फाइनेंस के हैं, बीएस जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं, या एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा बिजनेस एंटिटीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनके लिए, फाइनेंस मैनेजर्स के लिए, ताकि वो अपना जो कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह कैसे मैनेज करेंगे, या फिर जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ अपनी आप करना चाहते हैं या कैश मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इसके जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर लेंगे तो हम किस काबिल हो जाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप लर्निंग करेंगे लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग ऑफ कैश। इसमें हम ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि मोटिव क्या होता है, कैश को होल्ड करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और बिजनेसेस क्यों इसको होल्ड करते हैं। देन अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है कि आप अपने कैश को फजूल फारग रखने की बजाय उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब्स करेंगे द मेथड्स फॉर स्पीडिंग अप द कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि आप किस तरह से अपना अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं उनको किस तरह से एफिशिएंटली आप कलेक्शन कर सकते हैं। एंड मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द कैश डिसबर्समेंट, और जो आपने कैश डिसबर्स करना है, जो खर्चे करने हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, यानी कि कैश जो कलेक्शन करना है वो कैसे एफिशिएंटली जल्दी करेंगे, और जो डिसबर्स करना है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिमोट एंड कंट्रोल डिसबर्समेंट। तो जो दूर दराज है या कंट्रोल डिसबर्समेंट है उसको कैसे आपने करना है। एंड डिस्कस एनी एथिकल कंसर्न्स रेज्ड बाय आइदर ऑफ दीज टू मेथड्स। तो इसके रिगार्डिंग एथिकल कंसर्न्स क्या होंगे कि डिसबर्समेंट अगर आपने करनी है, सैलरीज लोगों की देनी थी, पहली को आपने नहीं दी, उसको डिले करते जा रहे हैं, तो एथिकली ठीक नहीं होगा ना। एम्प्लॉज़ की सैलरी उनको ऑन टाइम मिलनी चाहिए, तो इसका भी थोड़ा सा कंसर्न जो है वो भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करेंगे हो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड आउटसोर्सिंग ईच रिलेटेड टू द कंपनीज कैश कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट, कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करते हैं, कि उसका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बना के इसको इंटरचेंज कैसे करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डिसबर्स करते हैं, या फिर आप इसको आउटसोर्स कर देते हैं। बाज़ात होता है लोग बैंक को कर देते हैं कि आप कलेक्शन भी हमारी भी आप पे आप करेंगे, डिसबर्समेंट भी आप करेंगे, तो वो कलेक्शन उनके अकाउंट में सैलरीज चली जाती हैं, जो आने होते हैं वो कलेक्शंस का भी आ जाता है, तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन आइडेंटिफाई द की वेरिएबल्स दैट शुड कंसिडर्ड बिफोर परचेजिंग एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर आपने परचेज़ करनी है तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो इस चीज़ का भी बताया जाएगा। देन डिफाइन द मोस्ट कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मोस्ट कॉमन जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर हैं, व्हाट्सएवर जो भी है वो उनका करेंगे। दैट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो मैनेजर्स वुड कंसीडर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का आपने पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें आपने सिक्योरिटीज़ का मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ रखनी है, तो उसके बारे में भी इन्वेस्टमेंट में कैसे की जाएगी ये भी इसको भी देखेंगे। डिस्क्राइब्स द 3 सेगमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो। तो उसके पोर्टफोलियो के 3 जो सेगमेंट्स हैं, एंड नोट विच सिक्योरिटीज़ आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ईच सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट्स हैं और किस सेगमेंट के लिए सिक्योरिटीज़ वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप कैश मैनेजमेंट के हवाले से एक्सपर्ट हो चुके होंगे। अब कैश
एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमें मोटिव्स ऑफ फॉर होल्डिंग कैश, क्या मकसद है कैश को होल्डिंग करने का मकसद क्या है, ये अब हम पढ़ेंगे। स्पीड अप ऑफ द कैश रिसीट्स, जो कैश की हमने रिसीट्स लोगों से जो हमने पैसा लेना है वो उसको किस तरह से स्पीड अप किया जा सकता है, हम कैसे उसको कलेक्शन जल्दी करेंगे। स्लो डाउनिंग, शकील ये आप गौर से सुन रहे हैं ना कि बिज़नेस में कलेक्शन कैसे करनी है, ये आपका भी क्योंकि टॉपिक है तो आपने इस पे कलेक्शन को आपने अफेक्टिव करना है। एंड स्लो डाउन द कैश पे आउट, और जो आपने कैश पे आउट करना है तो उसको कैसे स्लो डाउन करना है ये भी आप पता चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्योंकि आजकल जो जैसे जैसे ऑटोमेशन पे हर चीज़ आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का स्कोप बढ़ रहा है, तो उसमें ये यकीनन जो कैश हैंडलिंग में है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में है तो इसमें भी इसका काफ़ी इफेक्ट है, तो जो वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। अब कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए बाज़-औक़ात लोग इसको आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स मतलब ये है कि किसी भी बिज़नेस का है, वो बिज़नेस मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि एक बिज़नेस है, एक मिल है, तो उसने आउटसोर्स कर दिया, बैंकों के ज़ुम्मे लगा दिया कि बैंक जो हैं हमारी जो सैलरीज़ हैं वो बैंक देंगे, हमारी जो कलेक्शन है वो बैंक करेंगे, हमारे जो पेएबल्स हैं वो बैंक देंगे। तो इस तरह से बैंक को आउटसोर्स कर दिया कि आप सारा जो सिस्टम है ना वो हमारा इसमें रख लें, तो ये इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। और कैश बैलेंसिंग टू मेंटेन, तो कैश बैलेंस क्या हमने मेंटेन करना है, कितना हमें होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है, कैश ज़्यादा है, तो हम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैसे परचेज़ करें, किस तरह से मेंटेन करें कि कल को हमारा वो यूज़ होता रहे। अब मोटिव फॉर होल्डिंग कैश का जो है बेसिकली है ट्रांजैक्शन मोटिव, कि क्यों कैश हम हैंडल करते हैं कि हमने उससे ट्रांजैक्शन करनी होती है। टू मीट पेमेंट अराइजिंग इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ज़ाहिर है कैश आपको इसलिए चाहिए, आपकी डे टू डे ज़रूरियात होती हैं, आपने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए परचेज़ करना है, लेबर एंड वेजेस देनी है, तो उनके लिए आपको कैश की ज़रूरत होती है। फिर आपको स्पेकुलेटिव मोटिव होता है टू मेक एडवांटेजेस ऑफ टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़, के टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहा है कि आपको कोई कहता है जी मेरे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल, मैं इसको 10 रुपये सस्ता दे दूंगा अगर आज ही मुझे कोई कैश पेमेंट करता है। अदरवाइज़ तो ये होता है ना कि आपने उसको आफ्टर 60 डेज़ या आफ्टर 30 डेज़ पेमेंट करनी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी को ज़रूरत है, वो कहता है जी मैं आज की डेट में दे दूंगा, मैं 10% डिस्काउंट पे दे दूंगा अगर मुझे कैश आज ही दे, तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं कि वो आपने उसको फ़ौरन उठा लिया, उसको 10% का बेनिफिट लेके। फिर आपके पास होता है प्रिकॉशनरी मोटिव्स क्या है, टू मेंटेन द कुशन आर बुफर टू मीट अनएक्सपेक्टेड कैश नीड्स। बाज़-औक़ात अनएक्सपेक्टेड कोई मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कभी बिज़नेस में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि प्रिकॉशंस आपने करनी होती है। मीन ये है कि ट्रांजैक्शन मोटिव है कि जिसमें आपने ट्रांजैक्शन डे टू डे करनी होती है। स्पेकुलेटिव है कि कभी आपको चांस मिलता है कि जल्दी से दें और आपको सस्ती चीज़ मिल जाएगी। और प्रिकॉशनरी है कि एहतियात करनी है आपने इसको ख़रीदने के लिए। अब कैश मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल थ्रू इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग किस तरह से होता है, ये फंड्स फ्लो है और इंफॉर्मेशन फ़्लो है। फंड्स की ये लाइन है और इंफॉर्मेशन की ये लाइन है। अब अगर हम फंड्स की बात करेंगे तो आपके पास जो कैश है उसमें कलेक्शन से कैश आ सकता है, ठीक है, और डिसबर्समेंट में आपका कैश जा सकता है। तो ये कैश आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इससे आप मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचते हैं तो उससे वापस लेते हैं। ये तो आपका कैश की ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, फंड्स का फ़्लो हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन फ़्लो क्या होगा आपका कि जब आपने कलेक्शन करनी है तो ये कंट्रोल थ्रू इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, कि इन्फॉर्मेशन उनको भेज रहे हैं कि आपका इतना इतना अमाउंट थी और फिर आपको इन्फॉर्मेशन आ गई जी आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, ठीक है, कि आपके चाहे रिसीवेबल्स आपको आपका जो डेटर है जिसने पैसे आपको देने हैं वो आपको पैसे नहीं देने आया, उसने आपके अकाउंट में जमा करवा दिए, आपके अकाउंट में आ गए और आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेज दी कि ये जैसे हम ट्रांसफ़र करके कैश ट्रांसफ़र करके उसको भेज देते हैं ना व्हाट्सएप के, ये जी आपके अकाउंट में आ गए, तो इन्फॉर्मेशन उधर से चली जाती है। इसी तरह इसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग के लिए आती है और डिसबर्समेंट की भी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग के लिए आती है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की भी इन्फॉर्मेशन आपको आ गई कि ये हमने बेची थी, ये ख़रीदी थी। इस तरह से आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन फाइनेंस मैनेजर के पास आपकी इकट्ठी हो रही होती हैं, पैसे आपके अकाउंट में इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ से कलेक्शन होनी है और डिसबर्समेंट होनी है वो बैंक में होती जा रही है।
अब हमने अगर स्पीड अप करना है कैश रिसीट्स को, कैश रिसीट्स को क्यों स्पीड अप करना है कि आपका जो कैश पड़ा हुआ है उसको एफिशिएंटली यूज़ करेंगे आप जल्दी कलेक्ट कर लेंगे तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीद के उस पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। कलेक्शन क्या है, एक्सपीडाइट प्रीपेयरिंग एंड मेलिंग द इनवाइस, के बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने माल भेज दिया है कि अभी उसको इनवाइस ही नहीं भेज रहे। जब ढीला बंदा होता है ना तो इस तरह से नुकसान करता है कि माल चला गया है, अब उसको इनवाइस आप भेजेंगे तो वो आपको देगा। फ़र्ज़ किया शकील आप कलेक्शन करते हो इधर, आप किसी को बिल बना के दोगे तो वो आपको रेंट भेजेगा ना। आपकी बिल का फर्स्ट डे है फ़र्ज़ किया, तो फर्स्ट डे को इसने कलेक्शन भेजी नहीं है, उसको जाके इनवाइस बना के दी नहीं है, तो वो ज़ाहिर पैसे नहीं देगा ना। तो इसके लिए माल बल्कि जो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वो क्या करते हैं कि माल लोड होने से पहले इनवाइस उनको भेज देते हैं, भाई ये आ रहा है तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे भेज दो। तो एक्सपीडाइट करना है प्रीपेयरिंग एंड मेलिंग द इनवाइस बनाते हुए। फिर एक्सलरेट द मेलिंग ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, तो उनको अकाउंट भी भेज देना कि यार इसमें आप जो है ना जल्दी जल्दी हमारा पैसा जो है ना इसमें भेज दें, ताकि उसमें डिले ना हो कि वो आपको पूछे यार अकाउंट दे, अच्छा जी मैं देता हूँ, अकाउंट भेजें जी अकाउंट मैं देता हूँ, तो आप अकाउंट दे ही नहीं रहे तो वो आपको कहाँ से भेजेगा। देन रिड्यूस द टाइम ड्यूरिंग विच पेमेंट रिसीव्स बाय द फर्म रिमेन अनकलेक्टेड, कि जो आपकी फर्म के पास पैसे तो हैं उन्होंने देने हैं लेकिन अनकलेक्टेड क्यों हो रहे हैं कि आपने उनको इनवाइस नहीं दी, आपने उनको अकाउंट नंबर नहीं दिया, आपने बताया नहीं कहाँ है, तो उनको उसकी फैसिलिटी का दें, जिससे बजाय उसके कि उसे कहें आप इधर आके दे के चले जाओ, उसे कहें जी ये आपके साथ बैंक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, उधर डिपॉजिट करवा दें। तो बजाय उसके वो आए आपके पास आए, मेरे पास टाइम नहीं लग रहा तब आऊँगा तो करेंगे, तो वो अपने अकाउंट उसके अकाउंट का ही बल्कि बैंक दें ताकि वो अपने बैंक से ही फ़ौरन उसको ट्रांसफ़र करवा दे। तो ये स्पीड अप इन तरह से होती है। तो ये इसमें क्या है, कलेक्शन फ्लोट्स का क्या होगा, ये प्रोसेस आप अगर इसमें देखेंगे तो ये देखें आपके पास आपने मेल की या फ्लोट उसकी इनवाइस बनाई, इनवाइस उसको भेज दें, ठीक है। फिर डाटा प्रोसेसिंग फ़्लोट आपने करनी है, चेक्स है तो चेक अवेलेबिलिटी फ़्लोट के अकाउंट उसको बताएं कि चेक बना के इस अकाउंट में दे दें। डिपॉजिट फ़्लोट के आपने उसको इनवाइस भेजी, इनवाइस के बाद चेक और कलेक्शन के लिए ये सारे प्रोसेस होगा। कलेक्शन फ़्लोट क्या होगा, टोटल टाइम बिटवीन द मेलिंग ऑफ द चेक बाय द कस्टमर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश टू द रिसीविंग फर्म, कि ये है कि जब उसने चेक अगर तो फ़र्ज़ किया वो चेक आपको मेल करता है, ये आप मतलब प्रैक्टिस ये है कि वो आपको कहेगा जी मैं आपको चेक दे रहा हूँ, उसने चेक आज की डेट में पेमेंट आपको दे दी, वो पेमेंट टीसीएस करवाई आपके अकाउंट में 2 दिन बाद फ़र्ज़ किया आई, 2 दिन बाद आपका इधर पड़ा रहा, फिर तीसरे दिन याद आया आपने जाके बैंक में जमा करवाया, बैंक ने तीसरे दिन वो रिसीविंग की, तो उसके बजाय उसको दें कि ये मेरा अकाउंट है आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ही जमा करवा दें, ठीक है। जब अकाउंट में आ जाएगा तो फिर ये सारा जो फ्लोट टाइम है आपका सारा बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एफिशिएंटली कलेक्शन की जाती है। तो हर चीज़ में जो है एफिशिएंसी के बगैर कोई काम नहीं है, साथ एफिशिएंसी हर काम के लिए ज़रूरी है। जब आप ढीले पड़ जाएं, मतलब स्टडी में हैं आप बिजनेस में हैं, आप फाइनेंसिंग में हैं, जब आप ढीले पड़ गए हैं तो आपका कोई काम नहीं हो सकेगा, लेकिन जब एफिशिएंट है तो फिर सारे काम आपके जल्दी हो जाएंगे। तो इसी तरह मेल फ्लोट की अगर बात करें, कस्टमर मेल चेक, फर्म्स रिसीव चेक, अगर आपको उन्होंने फ़र्ज़ किया मेल भेजी आपने चेक ही नहीं की, ठीक है ना, तो वे लेट हो रही है ना, तो इसलिए मेल चेक करें। मेल फ्लोट टाइम टू चेक द इन द मेल में आपने चेक करने का टाइम है उसको करें। इसी तरह प्रोसेसिंग फ्लोट क्या है, फर्म रिसीव्स चेक रिसीव कर रही हैं, फर्म डिपॉजिटेड चेक को चेक रिसीव करके डिपॉजिट की, वो मैंने पहले ही आपको बताइए कि आपने डिपॉजिट नहीं। प्रोसेसिंग फ्लोट जो है, टाइम इज़ टेक द कंपनी टू प्रोसेस द चेक इंटरनली, कि अब उसके पास चेक आके पड़े हुए हैं अकाउंटेंट के पास, तो उसको याद ही नहीं हो यार मैंने देना था, ओ सर सॉरी मैंने देना था। तो इसको एफिशिएंसी यहाँ ही बनती है कि जो आपका काम है कि सर को पता लगने से पहले ही डिपॉजिट हो चुका होना चाहिए कि लो जी चेक सर जमा हो गया, ना कि सर आपको बताएं तो फिर पता लगे। तो इसी तरह अवेलेबिलिटी फ्लोट क्या होगा, फर्म्स डिपॉजिट चेक कर दिया है तो फर्म्स बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया है कि नहीं। अवेलेबिलिटी फ्लोट है टाइम कंज्यूम्ड इन क्लियरिंग द चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। अब ये सारी जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं कि मेल आई, मेल चेक की, इधर पड़ी रही, चेक जमा हुआ, तो इसके बजाय अगर आपने सीधा उसको अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट भेजा होता और वो ऑनलाइन अकाउंट में पैसे चले गए होते, तो ये सारा टाइम जो था मेल फ्लोट का, अवेलेबिलिटी का, कलेक्शन का, ये सारा बच जाना था और अकाउंट में आपके पैसे आ जाने थे। तो इसी को कहते हैं कि एफिशिएंटली आपने कलेक्शन जो जल्दी कर ली। फिर अगर आपने डिपॉजिट करवाने हैं तो प्रोसेसिंग फ्लोट अवेलेबिलिटी और फ्लोट डिपॉजिट फ्लोट टाइम ड्यूरिंग विच द चेक रिसीव बाय द फर्म्स रिमेन अनकलेक्टेड फंड्स,
के होंगे। तो इसमें अर्लियर बिलिंग का जो अब आ रहा है, तो जो मैं कह रहा था ना कि इनवाइस करनी है, तो इनवाइस करने में आपने कैसे देखना है, एक्सेलरेटेड प्रिपरेशन एंड मेलिंग द इनवाइस, कि सबसे पहले तो आपने ये प्रोसेस है कि आपने जैसे ही आपका माल गया है साथ ही इनवाइस चली जानी है। कंप्यूटराइज बिलिंग करें कि ऑनलाइन उसको इधर से भेजें, बजाय डाक में जाने के लिए उसका मेल पहुंच जाए जी ये हमारी इनवाइस उसके पास पहुंच गई है। पहले इनवाइस इंक्लूडेड विद द शिपमेंट, तो शिपमेंट जो आपकी जा रही है, शिपमेंट कहते हैं कि आपका माल जो जा रहा है, आपने जो अपना ट्रक निकाल दिया मटेरियल का, उसके साथ ही इनवाइस चले जाएगा। इनवाइस आर फैक्स, जहाँ उसको फैक्स करके उसके जाने से पहले ही भिजवा दें। एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट, और साथ ही उसे अपना अकाउंट दे दें, ये मेरे अकाउंट में पैसे लगवा दें, ठीक है। प्री ऑथोराइज डेट, तो अपने अकाउंट उसको भी भेज दे बैंक को भी कि ये इधर से हमने कलेक्शन करनी है, अगर उनके पास अकाउंट होगा तो उसमें से भी की जा सकती है। प्री ऑथोराइज पेमेंट का क्या होता है? प्री ऑथोराइज डेबिट होता है द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम पेयर्स बैंक अकाउंट ऑन द स्पेसिफिक डेट टू द पेइज बैंक अकाउंट, कि दोनों में बैंक का अकाउंट अगर है फ़र्ज़ किया तो उसको बैंक वाले को कह दिया कि इसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करवानी है इस डेट को। द ट्रांसफ़र इज़ इनिशिएटेड बाय द पेज विद द पेयर्स एडवांस ऑथोराइजेशन, के उसको एडवांस ऑथोराइजेशन दे दे कि ये इसका अकाउंट है, वो जो उसको कहे अपने बैंक को, पेज इसने करना है कि अपने बैंक को कहें जी हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, उधर ही होगा। तो वो बजाय आपका जो सारा फ्लोटिंग पीरियड था ना, मेल आई, चेक के लिए रिक्वेस्ट की, चेक आया, चेक को जमा करवाया, जमा करवा के बैंक में जाने के, ये 15-20 दिन सारे बच गए और आपका उसी दिन अकाउंट डेबिट हो गया। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या है? ट्रेडिशनल लॉक बॉक्स सिस्टम ये होता है ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेंटेन बाय द फर्म्स बैंक दैट इज यूज्ड एज रिसीविंग पॉइंट फॉर द कस्टमर्स रेमिटेंसीज, के लॉक बॉक्स जिसमें टोटल रेमिटेंस कस्टमर्स की तरफ से जो है ना आपको आ रही होती हैं, जितने भी पैसा आना है, तो वो एक आप अकाउंट खोल लेते हैं, या पहले पोस्ट ऑफिस में होता था आपका एक बॉक्स नंबर होता था, अब क्योंकि अकाउंट हो गया तो अब आप बैंक का डायरेक्टली दे सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, उसमें डायरेक्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक लॉक बॉक्स क्या है? द कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स बैंक, तो फर्म का जो बैंक है उसने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, दैट रिसीव इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड अकम्पनिंग रेमिटेंस डाटा एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द कंपनी इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट, कि वो बैंक ने उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी सारे कस्टमर को, लो जी आप मुझे, अब हम मोस्टली फ़ीस जमा करवाते हैं मैं स्कूल के बच्चों की, तो वो जाके हम बैंक में जमा करवाते हैं, बजाय हम उधर जाएं स्कूल में जाके लाइन में लगें और उधर जमा करवाएं, आपने किसी भी अपने नज़दीकी बैंक में जमा करवा दी, ठीक है। जहाँ यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें जमा करवानी पड़ती हैं, तो जाके बजाय उसके कि यूनिवर्सिटी में आप जाएं और चलान लें और उधर से जमा करवाएं, आपको ऑनलाइन चलान आ गया, आपने चलान ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंक यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में चले गया, तो जो सारा प्रोसेस था वो बच गया। ये तो था एक फ़ीस का। अब जब इसको आप बिज़नेस पे लेके जाएंगे, जिधर रोज़ाना पेमेंट्स हो रही हैं और आ रहा है, तो वो पेमेंट्स कस्टमर्स को ईजी होगा कि लो जी कस्टमर ने पेमेंट स्लिप लगवाई, लो जी ये आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई, अब उसने ऑर्डर दे दिया कि मुझे इसका चीज़ें भेज दें, तो अकाउंट में पैसे आ गए और उसको चीज़ें भेजने में आपका वो जो सारे 15-20 दिन थे वो बच गए। ए कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स बैंक दैट रिसीव, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें साथ उसके आ गई और उसने कम्युनिकेट भी कर दिया कि ये आपके पैसे आ गए हैं, तो आपके अकाउंट में आपके पास आ गए। लॉक बॉक्स प्रोसेस क्या होता है? कस्टमर्स आर इंट्रोड्यूस टू मेल देयर रेमिटेंसीज टू द लॉक बॉक्स लोकेशन, तो उनको लोकेशन बता दी जाती है कि इस लॉक बॉक्स लोकेशन में आपने इस अकाउंट में, जिसको आज आपका आज की डेट में कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट दे दिया गया, इस अकाउंट में जमा करवा दें। बैंक पिकअप द रेमिटेंसीज सेवरल टाइम डेली फ्रॉम द लॉक बॉक्स, तो उससे बैंक जो है ना डेली उसकी अपडेट करता रहता है। बैंक डिपॉजिट रेमिटेंसीज इन द कस्टमर्स अकाउंट एंड प्रोवाइड द डिपॉजिट स्लिप विद द लिस्ट ऑफ पेमेंट्स, तो बैंक जो है उसको कस्टमर्स की डिटेल बता देता है कि उनके अकाउंट से ये रिसीव हो गया है और उनको लिस्ट दे देता है। कंपनी रिसीव्स द लिस्ट एंड एनी एडिशनल मेल आइटम्स, अगर कोई हैं तो वो कंपनी फिर उनका खाता कर देती है, लेकिन बैंक में पैसा पहले आ गया, कंपनी ने बाद में जाके अब खाता अपडेट करती है। तो लॉक बॉक्स सिस्टम के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो रिसीव रेमिटेंसीज सूनर विच रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग फ्लोट, जो प्रोसेसिंग फ्लोट वो तस्वीरों की शक्ल में मैंने आपको बताया था ना, ये प्रोसेस होगा, तो वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया और जल्दी रेमिटेंस जो है पैसा उनके अकाउंट में आ गया, उन्होंने रिसीव कर लिया। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द मेंटेनिंग अ लॉक बॉक्स सिस्टम जनरली नॉट एडवांटेजेस फॉर द स्मॉल रेमिटेंस, कि अगर आपने थोड़े बहुत पैसे लेने हैं और फिर आप ये सारा सिस्टम लगाएं, बैंक के साथ ये सब कुछ करें, तो उनको तो नुकसानदेह होगा जिसके थोड़े हैं। जिसका ज़्यादा बिजनेस बड़ा है उसके लिए तो बैंक को इतना देने में कोई हर्ज नहीं है, कि उसको जब इतना पैसा बच रहा है तो उस पैसे को बचाने के लिए
वो अपना सारा जो सिस्टम जो जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें अब हम कंसंट्रेशन बैंकिंग के बाद में आएंगे। मेरा ख्याल है लॉक बॉक्स तक इस को क्लोज़ करते हैं पार्ट 1 को, और पार्ट 1 इसका जो है आगे से फिर हम शुरू करेंगे जिसमें अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। तो उम्मीद है कि आप इसको सारे सिस्टम को कैश के अर्ली कलेक्शन सिस्टम को समझ गए होंगे, और अगर आप इसको समझ गए हैं और चाहते हैं दूसरे भी समझे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई आपको और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।